हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट उन सभी बच्चों के लिए जिनका अटेम्प्ट है दिसंबर 2024, ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस बच्चों के लिए जिनका सिक्योरिटी लॉस का पेपर है। सो गाइस, एज यू ऑल नो कि आईसीएसआई ने एक सप्लीमेंट अपलोड करा है अपनी वेबसाइट पर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया जो आप सभी के पेपर पे एप्लीकेबल होने जा रही है। तो इस सेशन के अंदर हम लोग सभी अमेंडमेंट्स को कवर अप करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर सारी अमेंडमेंट्स पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा, बिकॉज अमेंडमेंट्स बहुत सारी लगेंगी बट होंगी बहुत कम। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये सप्लीमेंट खोलते हो ना, तो आपको जैसे ही आप इंडेक्स देखोगे, ओ माय गॉड, सो यू विल सी कि सर बायबैक भी चेंज हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग भी चेंज हो गया, टेक ओवर भी चेंज हो गया, एलओडीआर भी चेंज हो गया, आईसीडीआर भी चेंज हो गया। ओ माय गॉड, सेबी में भी अमेंडमेंट्स आई हैं, सेकेंडरी मार्केट में भी अमेंडमेंट्स आई हैं। ओ शिट, इतनी सारी अमेंडमेंट। घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी की सारी अमेंडमेंट महज 30 मिनट में हम लोग कवर अप करेंगे, बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे, विद कंप्लीट लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे क्या क्या अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलने वाली है। सो क्या आप तैयार हैं? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अमेंडमेंट नंबर 1, आइए देखते हैं जरा। देखिए, कुछ अमेंडमेंट्स ना बहुत सिंपल सी हैं, तो मैंने उसके अंदर ना ज्यादा पंगे लिए नहीं, तो मुझे लगा मैं यहीं से डायरेक्ट आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स के लिए मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड नोट्स बनाए हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप वहां से उसको पढ़िएगा। जो पेपर में आनी है उसके मैंने नोट्स बना दिए, जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए उनको हम यहीं से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला क्या है, आप सबने ना बहुत बार क्वेश्चन सुना होगा और मेरे से क्लास में भी समझा होगा, T+2 अब T+1 हो गया है। ठीक है ना, और उसके बाद अब आपको नई बात सुनने में आ रही होगी कि नाउ दिस इज T+0। तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। देखिए, हमने क्लास में भी ये डिस्कस करा था कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम सेटलमेंट जो है वो सेम डे पे ही कर लें, यानी कि अगर आप सुबह बाय कर रहे हो तो हम आपको सेम डे डिलीवरी भी आपको डीमैट अकाउंट में दे दें। नॉर्मली क्या होता था, पहले T+2 होता था, फिर बाद में T+1 हुआ, एंड नाउ दे आर प्लानिंग फॉर T+0। ठीक है, तो यहां पर ना अब कई लोगों ने ना यहां पर थोड़ा सा इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है ना, कई लोगों ने सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ी और उन्होंने बोला ओहो अब तो T+0 हो गया। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्लीज ध्यान से सुनना, आज भी T+1 ही है। एक्चुअली में ना सेबी को लगा कि T+0 लाना एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने क्या करा, एक बीटा वर्जन, एक इसका नाम दिया गया बीटा वर्जन ऑफ T+0 सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करा अलोंग विद T+1। इसका मतलब आज भी ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स हैं वो T+1 पे ही सेटल होंगे, लेकिन ये जो बीटा वर्जन है ना, ये एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया गया है, और वो भी बहुत लिमिटेड स्क्रिप्ट्स के लिए। यानी कि T+0 का ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी शेयर्स पे नहीं लगेगा, बहुत लिमिटेड स्क्रिप्ट्स के लिए। और वो लिमिटेड स्क्रिप्ट्स कितनी है? 25 स्क्रिप्ट्स इन्होंने सिलेक्ट करी है, जिस पर ये अपना बीटा वर्जन आजमाएंगे, जिसको T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल पे यूज करेंगे ये लोग। बट क्योंकि अभी ये ट्रायल वर्जन है, तो इसीलिए इन्होंने कहा भी सब पे मत अप्लाई करो, पहले चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल होगा भी या नहीं होगा। और इसके अंदर ना टाइमिंग भी बहुत कम रखा गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन स्क्रिप्ट्स में अगर आप T+0 सेटलमेंट करवाना चाहते हो, तो इसका जो टाइमिंग ऑफ ट्रेड होगा ना वो ये रहेगा, यानी कि 9:15 जब मार्केट खुलती है टिल 1:30 के बीच में ही ये वाला काम हो सकता है, यानी कि इसके बाद नहीं होगा, इससे पहले तो खैर मार्केट ही बंद होती है। सो दैट इज ओनली द थिंग इज। ठीक है जी, तो अब बच्चा कहता है सर मैं क्या लिखूंगा? सर आप अभी भी T+1 ही लिख के आओगे, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ये बीटा वर्जन जो है दैट इज ओनली फॉर सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स। ये एक तरह से एक इनिशिएटिव दिखा रहा है सेबी का कि यस, सेबी जो बोल रहा है उसके ऊपर डेफिनेटली काम भी कर रहा है, और अगर ये बीटा वर्जन इनका कामयाब हो गया तो क्या ये सारे स्क्रिप्ट्स पे T+0 परमानेंटली हो जाएगा? क्या सबको क्लियर है? ठीक है सर, तो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। सेबी ने इशू करा फ्रेमवर्क टू इंट्रोड्यूस बीटा वर्जन ऑफ T+0 ट्रेड सेटलमेंट ऑन एन ऑप्शनल बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 2024। दिस विल बी द इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग T+1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि T+1 तो रहेगा ही रहेगा, क्या उसके एडिशन में
हम लोग T+0 वर्जन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। द बीटा वर्जन विल बी इंट्रोड्यूस ओनली फॉर द लिमिटेड स्क्रिप्ट विद लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रोकर्स, यानी कि ये सब ब्रोकर्स के पास भी अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हैं? यानी कि इसके अंदर जो इंफ्रा वगैरह चाहिए होगा वो डेफिनेटली सब ब्रोकर्स के पास अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए सिलेक्टेड ब्रोकर्स के साथ, सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स के साथ T+0 वर्जन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दैट्स इट। और इसको नाम दिया गया बीटा वर्जन। क्लियर है? चलो, सो पहली अमेंडमेंट खत्म। वाओ, ग्रेट। दूसरी अमेंडमेंट क्या है? सेबी स्कोर्स। आप सबको मालूम है स्कोर्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेंट को क्या रिड्रेस करवाने के लिए वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है बेटा, इन्होंने स्कोर्स का जो प्लेटफॉर्म है उसका एक बेटर वर्जन 2.0 इंट्रोड्यूस करा है, जो कि और ज्यादा कन्वीनियंट है, लोगों को उसमें और हेल्प मिलेगी वाइल दे आर गोइंग टू फाइल देयर कंप्लेंट्स ओवर देयर। बस खत्म। तो इसमें भी कुछ पढ़ने वाला नहीं है, बस इन्होंने एक नया वर्जन लेकर आए हैं ये लोग, सेबी का स्कोर्स 2.0। ये जो न्यू वर्जन है that is to strengthen the investors complaint redress mechanism in the security market by making the process more efficient through auto routing, auto escalation, monitoring by designated bodies। यानी कि थोड़ा सा इसके अंदर ऑटोमेटिक चीजें थोड़ी सी ज्यादा कर दी गई हैं, यानी कि मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। बस खत्म। ठीक है जी, पेपर के लिए आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहां पर आने का कोई चांसेस है। क्लियर है जी? ठीक है सर। अब नेक्स्ट चलते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे। देन कम्स आईसीडीआर। सर दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? आईसीडीआर की सारी अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए व्हाट आई डिड, आईसीडीआर की अमेंडमेंट्स के लिए आपको ये मेरा एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसके अंदर आई ट्राइड माय बेस्ट कि थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाइड वे में और बढ़िया तरीके से आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है बहुत सिंपल सा। आइए मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या चेंजेस इसमें लाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चेंज है वो है लिस्टिंग का। तो पहला अमेंडमेंट क्या है कि जो लिस्टिंग का टाइम पीरियड हुआ करता था, जो कि पहले होता था फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू से 6 दिन के अंदर लिस्टिंग होती थी, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 3 डेज। इसका मतलब नाउ द लिस्टिंग हैज टू बी डन विद इन T+3, वेयर T मींस क्लोजर ऑफ, आपको याद होगा ना, ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन पीरियड, वहां से 3 दिन के अंदर आपको लिस्टिंग करनी होगी, तो ये पीरियड इन्होंने रिड्यूस कर दिया। सो पहली अमेंडमेंट आईसीडीआर के अंदर, रिडक्शन इन द टाइमलाइन फॉर लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स फॉर द पब्लिक इशू फ्रॉम T+6 टू T+3। ठीक है, वेयर T जो है दैट इज द क्लोजिंग डेट। ठीक है जी, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 2, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सर सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे सारी अमेंडमेंट, जब मैंने अभी 30 मिनट का एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का डाला था वो पूरा अमेंडेड था, वही चीज यहाँ पे रिपीट की गई है। नंबर 1, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे कौन कौन एक्सेस कर सकता है? पहले क्या होता था, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्सेस कर सकते थे, रिटेल इन्वेस्टर्स वर नॉट अलाउड टू एक्सेस सोशल स्टॉक एक्सचेंज, नाउ दे आर ऑल्सो अलाउड। तो पहला अमेंडमेंट तो ये आ गया कि अगर पेपर में आए कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, सो नाउ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर। तो ये पहला अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था, कौन याद करके बताएगा, सोशल इम्पैक्ट। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसके अंदर जितनी भी वो एंटरप्राइजेस होती हैं जो सोशल इम्पैक्ट करती हैं, उनके लिए यहां पर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के थ्रू क्या वो फंड रेज कर सकती थी? याद आ रहा है? तो पहले ना यहाँ पे वर्ड होता था कि इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कौन करेगा, या तो इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब वो वर्ड रिमूव होके बन चुका है एलिजिबल इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, बस एक वर्ड चेंज कर दिया, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल वर्ड को डिलीट करके दे हैव रिटन द वर्ड एलिजिबल इन्वेस्टर। तो अगर मैं आज आपसे ये बोलूं, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि बताओ सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स जो है वो कौन सब्सक्राइब कर सकता है, तो आपने क्या बोलना है? एलिजिबल इन्वेस्टर्स। और ये अमेंडमेंट की वजह आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर इन द लिस्ट। ठीक है सर? ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है, मैं बताता हूं क्या हुआ।
एक्चुअली में ना आप सबने जब आईसीडीआर पढ़ा था तो आपको याद होगा कि जो भी कंपनी पब्लिक इशू लाना चाहती है वो एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करती है, याद आ रहा है। और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद सेबी क्या करता है, उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एक ऑब्जर्वेशन इशू करता है विद इन 30 डेज लेटर ऑफ द 4 डेट्स, याद आ रहा है। यस, तो ना सेबी ने ना एक चीज नोटिस करी है, और वो नोटिस क्या करी है कि कुछ लोग जो डीओडी फाइल करते हैं ना, वो उसमें से ना कुछ बहुत मटेरियल इंफॉर्मेशन को मिस आउट कर जाते हैं। तो पहले ना प्रोविजनिंग नहीं होती थी रिटर्निंग ऑफ डीओडी की और रीसबमिशन की। पहले यही होता था, बस हम जितना भी लॉ पढ़ते थे उसमें यही कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, आपकी डीओडी सबमिट होगा, उसके बाद क्या होगा, सेबी अपना ऑब्जर्वेशन इशू करेगा और फिर उसको आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करके जमा कराना होगा आरओसी को, यही पढ़ते थे आप। लेकिन अब ना कॉन्सेप्ट आ गया रिटर्निंग ऑफ डीओडी। इसका मतलब अब यहां पर सेबी कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, अगर जो भी आपने डीओडी फाइल करा था, अगर वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं था, कंसाइज नहीं था, क्लियर नहीं था, या अगर वो मेरी जो पब्लिक है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो भाई हम इस बार अब आपको डीओडी क्या करेंगे, वापस कर दिया करेंगे, और फिर आप उसको ठीक करके हमें क्या करोगे, रीसबमिट करोगे। सो यहां पर ना कुछ गाइडलाइंस निकाली गई फॉर किन कंडीशंस पर हम वापस कर सकते हैं, और रीसबमिशन गाइडलाइंस क्या है, ठीक है ना। तो वो गाइडलाइंस अब हमें पढ़नी है। तो देखो क्या लिखा है, गाइडलाइंस फॉर रिटर्निंग ऑफ डीओडी एंड इट्स रीसबमिशन। अब इसमें ना ये वाला जरा ध्यान से देखो क्या है, गाइडलाइंस फॉर रिटर्निंग ऑफ डीओडी क्या है। उन्होंने कहा देखो भैया, डीओडी अगर इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा तो अपन वापस कर देंगे आपको। पहला, सिंपल भाषा में होना चाहिए, विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होना चाहिए। सिंपल है, सिंपल भाषा में होना चाहिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन डीओडी में क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। डीओडी अवॉइड करे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, वेगनेस, एम्बिग्विटी, ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना होगा। अरे भाई क्यों इतना परेशान कर रहे हो पब्लिक को यार, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग मत करो, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी मत यूज करो कि लोगों को समझ ही ना आए। देखिए डीओडी का इंटेंशन क्या है, लोगों को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, लोगों को कंपनी के बारे में बताना। लेकिन अगर आप अनाप शनाप फालतू की बातें लिख रहे हो, वेग लिख रहे हो, एम्बिग्विटी लिख रहे हो, चीजें क्लियर ही नहीं है, कंसाइज नहीं है, तो फिर ऐसे डीओडी का कोई मतलब भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा सर रिस्क फैक्टर प्रॉपरली वर्डेड होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप हमारे प्रॉस बता रहे हो अपनी कंपनी के, तो कॉन्स भी बताओ कि भैया आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या रिस्क फैक्टर है, ये भी क्लियरली लिखो। तो अगर आपने इनमें से कोई भी चीज मिस कर दी तो भैया जी अपन रिटर्न कर देंगे, खत्म हो गया पहला पॉइंट। अच्छा, अब आ गई रीसबमिशन गाइडलाइंस। रीसबमिशन में इन्होंने क्या बोला पता है, रीसबमिशन में इन्होंने बोला कि देखो जब आपने डीओडी फाइल करा था तब आपने फीस पे करी होगी, रीसबमिशन के समय पे दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। हाँ, अगर हमने रिटर्न कर दिया और आप रीसबमिट नहीं करने आए तो जो ओरिजिनल समय पे आपने फीस दी थी ना, रिफंड नहीं होगी। इसका मतलब रीसबमिशन करो ना करो, जो पहले फीस दी थी वो रिफंड नहीं होगी और नई फीस हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, बस खत्म। समझ आ गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न, अगर पेपर में आ जाए गाइडलाइंस फॉर रिटर्निंग ऑफ डीओडी एंड रीसबमिशन, तो आपको बस रिटर्निंग के लिए 4 पॉइंट, रीसबमिशन के लिए 2 पॉइंट, बस इतना लिखना है। डन, ग्रेट। नेक्स्ट आ रहा है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सबको याद होगा कि रेगुलेशन 14 आप लोगों ने पढ़ी है, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपने पढ़ा था 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, याद आ रहा है। फिर उसके अंदर हम बोलते थे कि 5 लोग ऐसे होते हैं जो अगर चाहें तो क्या वो मिलकर 10% ला सकते हैं विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, सबको मालूम है। यस, तो वो 5 लोग पहले कौन से थे, याद करके बताओ। नंबर 1 पे कौन था, एआईएफ। नंबर 2 पे कौन था, इंश्योरेंस कंपनी। नंबर 3 पे कौन था, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। फिर कौन था, हाँ जी, फिर कौन था हमारे पास, हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो थे ही ना। अब इसमें ना 2 लोग और ऐड हो गए हैं, ठीक है ना, 2 लोग और ऐड हो गए हैं जो मिलकर अगर चाहें तो क्या 10% ला सकते हैं। अब वो 2 लोग कौन से हैं, प्लीज ध्यान से देखेंगे। पहला, कोई भी नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर जो कम से कम होल्ड करेगा 5% इन द पोस्ट इशू कैपिटल। क्या बोला मैंने, नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर
इसी कंपनी के अंदर जो कम से कम 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल होल्ड करता है, क्या वो भी कंट्रीब्यूशन ला सकता है? पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी ऐसी एंटिटी जो इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल हो, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, यानी कि प्रमोटर ग्रुप का कोई पार्ट है अदर देन प्रमोटर, तो क्या वो भी यहां पर क्या ला सकता है बेटा? सर वो भी अगर चाहे तो यहां पर ला सकता है वो 10% का कंट्रीब्यूशन। बताओ दो लोग कौन कौन से हैं? सर पहला है एनी नॉन इंडिविजुअल पर्सन जो कि पब्लिक शेयर होल्डर है और होल्ड कितना कर रहा है? एटलीस्ट 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। पहला क्या है? नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, या एनी एंटिटी वेदर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप अदर देन प्रमोटर। अदर देन प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप का कोई भी एंटिटी जो कि प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, प्रमोटर को छोड़कर, क्या वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है? खत्म। अब क्योंकि ये दो लोग ऐड हुए, तो जब हम लॉक इन पीरियड पढ़ते हैं रेगुलेशन 16 में, तो क्या उसमें भी अमेंडमेंट आएगी? क्योंकि जब हम लॉक इन पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? प्रमोटर और 5 लोगों का लॉक इन पीरियड ये होता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रमोटर और 7 लोगों का लॉक इन पीरियड ये होता है। क्योंकि इन लोगों पे जब पहले 5 पे लॉक इन लगता था, तो इन 2 पे भी तो लॉक इन लगना चाहिए ना। तो इसीलिए रेगुलेशन 16 में क्या कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट लाई गई। ठीक है सर। ओके, फिर आ जाता है हमारे पास पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन रेगुलेशन 46 में अमेंडमेंट। आपको याद होगा हमने पढ़ा था सब्सक्रिप्शन पीरियड ओपन होता है मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 10 डेज, और अगर याद करो कुछ अर्जेंट केसेस होते थे, फोर्स मैज्योर एंड ऑल दैट, जहां पर अगर आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन पीरियड एक्सटेंड कर सकते थे फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 डेज। याद आ रहा है? मिनिमम 3 डेज के लिए क्या हम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन शुड नॉट बी मोर देन 10 डेज। याद आ रहा है? यहां पर 3 डेज कट के हो चुका है 1 डे। इसका मतलब पहले यहां पे 3 डेज होता था कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर मिनिमम 3 डेज। नाउ द अमेंडमेंट इज इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मिनिमम 1 डे। लॉक कर दूं? ब्यूटीफुल। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये जो है ना, ये वाली जो अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या अमेंडमेंट आई है। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब रेगुलेशन 38 ऑमिट हो चुकी है, जिसमें अगर आपको याद हो तो 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आपको करना होता था। अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला पार्ट ही इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, ऑमिट कर दिया। फिर उसके बाद सेटलमेंट का पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लो जी, खत्म हो गया ये हमारा। समझ आ गया? यस प्लीज। तो आईसीडीआर के अंदर यही अमेंडमेंट थी हमारे पास। आई एम होपिंग फॉर सारी अमेंडमेंट आपको क्लियर हो चुकी हैं। ये असाइनमेंट मैं आपको उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। ठीक है सर जी, ये ग्रुप्स में सबके शेयर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है बेटा, खुल जा। इतनी भी क्या नाराजगी? तो आईसीडीआर की अमेंडमेंट्स अगर आप अपने मॉड्यूल से भी देखोगे तो भी आपको यहां पे दिख जाएंगी, बट अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको आई एम वेरी श्योर डिफिकल्ट लगेंगी। इसीलिए मैंने वहां पर इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज के अंदर वहां पे लिख दिया था। ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो ये हमारा डन हो गया, अमेंडमेंट फॉर आईसीडीआर डन। अब आ जाती है मेरे बच्चे एलओडीआर की अमेंडमेंट। ठीक है, अब देखो एलओडीआर के अंदर ना मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे अमेंडमेंट आई है, बस ये एक ही अमेंडमेंट ऐसी है जिसने इनसाइडर ट्रेडिंग को चेंज करा, बायबैक को चेंज करा, क्यूआईपी को चेंज करा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को चेंज करा, सैस्ट को भी चेंज कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि एक अमेंडमेंट अगर ढंग से समझ लोगे ना, तो उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंट चेंजेस कहां कहां पे आए हैं? प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी, सैस्ट, बायबैक, हर जगह पे उसका चेंज आ गया। एक अमेंडमेंट का इफेक्ट हर जगह आया, और उन सब अमेंडमेंट की वजह थी हिंडनबर्ग। आओ दिखाता हूं कैसे। ठीक है जी, पहले उससे पहले आपको एक अमेंडमेंट और इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं, जो कि आपको यहां पर पता होनी चाहिए। लिख लीजिए 21(3)(c). 21(3)(c), ये आप प्लीज असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया होगा उसको चेंज कर लेना। आपको याद होगा 21
3C के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट कमिटी होती है, RMC, और उसमें ना पहले क्या होता था, 180 दिन होते थे बिटवीन टू मीटिंग्स। अब वो बढ़कर हो चुका है 210 दिन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मीटिंग्स। यानी कि पहले यहां पर पुराने लॉ में कितना था, 180 डेज था, नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 210 डेज। बस ये एक अमेंडमेंट है जो इसको आप ऐड कर लेना, ठीक है। चलो जी सर, अब ना मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। जितने भी इसके बाद अब मैं जो भी कराऊंगा, प्लीज उसको ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है, ध्यान से सुनना है। मैं यहां पर ना कुछ बड़ी सारी चीजें हैं जो कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं आपको ना थोड़ा सा समझाता हूं कि हुआ क्या था और जिसकी वजह से यहां पे सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। क्या हुआ, लॉ कहता है कि अगर मान लो किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाती है, ठीक है जी, अचानक से हमने देखा अडानी का शेयर सुबह खुलते ही 600 रुपए गिर गया, 500 रुपए गिर गया, बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई। जल्दी बताओ, अगर किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखी गई तो ये कंपनी की जिम्मेवारी है कि वो इस मूवमेंट के 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करेगी, क्लैरिफाई करेगी उस इवेंट और उस इंफॉर्मेशन के बारे में, उस इवेंट और उस इंफॉर्मेशन के बारे में आप हमें क्या करोगे बेटा, क्लैरिफाई करोगे। क्या करोगे, क्लैरिफाई करोगे, या फिर आप डिनाई करोगे, या फिर आप कंफर्म करोगे। उस इवेंट, उस इंफॉर्मेशन को आप डिनाई करोगे, कंफर्म करोगे, या फिर क्लैरिफाई करोगे 24 घंटे फ्रॉम द टाइम जब ये मूवमेंट आई थी टू द स्टॉक एक्सचेंज, और बताओगे कि भाई ये इवेंट या ये जो इंफॉर्मेशन जो एज अ र्यूमर मार्केट में घूम रही है उसमें क्या सच्चाई है। ये मैंडेट कर दिया गया कंपनीज के ऊपर कि उनको ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? क्या बोला मैंने, अगर कोई बड़ा प्राइस मूवमेंट आ जाता है तो ये कंपनीज की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें या तो कंफर्म करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, या डिनाई करेंगे उस इवेंट, उस इंफॉर्मेशन को जिसकी वजह से ये प्राइस मूवमेंट आई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, अडानी का शेयर 20% गिर जाता है, तो अडानी को कहा गया भाई तुम क्लैरिफाई करो, क्योंकि ये गिरने की वजह है न्यूज़पेपर में या मीडिया के अंदर कहीं पर भी एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है कि अडानी ने फ्रॉड करा है, और ये इंफॉर्मेशन किसी एक रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने डाली है। अब उसका इंपैक्ट लोगों पर आ गया और शेयर एकदम से धड़ाम से गिर गया। अब सोचो अगर ऐसे में कंपनी क्लैरिफाई नहीं करेगी तो बेटा जी क्या ये शेयर और गिरता चला जाएगा। तो इसकी गिरावट को रोकने के लिए क्या इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू कम अप एंड क्या वो मीडिया में आकर बताए कि इस इवेंट में, इस इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है। वो या तो उसको कंफर्म करे या डिनाई कर दे या उस पर अपनी क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करे। सिंपल है। अगर आपको ये मेरी बात समझ आ गई है तो दोस्तों अब इसी पॉइंट के ऊपर जगह जगह पे आपको मैं अमेंडमेंट्स दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। पहले कहानी मैंने मेन बता दिया क्या है, मेन कहानी अगर आपको समझ आ गई है तो आपको जगह जगह पे इसकी अमेंडमेंट्स मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है जी। आओ देखते हैं यहां पर अमेंडमेंट नंबर 1 क्या है। इसी कहानी का अमेंडमेंट नंबर 1, प्लीज ध्यान से, कहानी यही चलेगी अब और इसी के ऊपर सारी अमेंडमेंट चलेंगी, ठीक है। पहला देखो क्या लिखा है, कहते हैं 30 एलओडीआर के अंदर रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11 में यह लिखा हुआ था कि ये जो टॉप 100 और टॉप 200 लिस्टेड कंपनीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप,
इनके लिए मैंडेट किया गया था टू वेरीफाई एंड कंफर्म, डिनाई या क्लैरिफाई मार्केट रूमर्स फ्रॉम द डेट एज मे बी स्पेसिफाइड। मतलब सेक्शन 3011 ने यह लिखा हुआ था कि जब भी सेबी बोलेगा, सेबी स्पेसिफाई करेगा कि कब से यह लागू हो जाएगा, कंफर्मेशन, डिनाई, क्लैरिफिकेशन। मतलब इनको ये तीन काम करने हैं। ये एलओडीआर रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 11 में लिखा हुआ है, लेकिन कब से करने हैं सेबी बताएगा। ठीक है, तो सेबी ने 30 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर निकाला और उन्होंने बोला कि भैया ये जो टॉप 100 टॉप 250 कंपनीज हैं, इनके लिए हम डेट लेकर आ रहे हैं। टॉप 100 1 फरवरी 2024 से और टॉप 250 इस डेट से करना शुरू कर दो। इसका मतलब इस तारीखों से इनके ऊपर मैंडेट कर दिया गया क्या कि इनको कोई भी प्राइस मूवमेंट अगर आता है किसी र्यूमर की वजह से तो उनको क्लैरिफाई करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, ये जो दो डेट्स थी ना वो एक्सटेंड कर दी, यानी कि अपने ही सर्कुलर को अमेंड किया है। अमेंडमेंट क्या है? सर्कुलर अमेंड हुआ है। क्या सर्कुलर अमेंड हुआ है? इन्होंने कहा ओके फाइन, जो 1 फरवरी वाली डेट थी वो 1 जून कर दी गई और 1 अगस्त वाली डेट 1 दिसंबर कर दी गई। तो लिख लो पहली अमेंडमेंट क्या है कि ये जो क्लैरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, जिस क्लैरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं या डिनाई करने की बात कर रहा हूं या कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं, ये किसको करनी है? फिलहाल तो टॉप 100 एंड टॉप 250 को करनी है। एज पर अमेंडेड प्रोविजन इनको करनी है 1 जून 2024, जो कि डेट जा चुकी है। तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि ये अब मैंडेट हो चुका होगा। और अडानी क्या टॉप 100 में आता होगा? अगर हां, तो क्या 1 जून 2024 ऑनवर्ड क्या अडानी पे ये मैंडेट था कि इस र्यूमर को क्लैरिफाई करना था? ठीक है, और इसने करा भी था अगर आप पीछे जाके देखोगे तो। ठीक है, और इनके लिए डेट रिवाइज होकर क्या आ गई? 1 दिसंबर 2024। क्या ये डेट अभी भी आनी है? नहीं, आ चुकी है, सॉरी आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हो गया, फिलहाल अगर मैं आज की बात करूं तो क्या इनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, यस और नो? सर पहला अमेंडमेंट समझ आ गया? यस सर, पहला अमेंडमेंट समझ आ गया। ठीक है सर, और मैंने क्या बोला, इनको कितने समय में करना होता है बेटा? 24 घंटे में। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, अब ध्यान से सुनना। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या थी? सारे बच्चे प्लीज ध्यान से देखना। देखो ये पॉइंट ना इतने इतने जबरदस्त हैं, इतने जबरदस्त हैं, इतने जबरदस्त हैं कि जो बच्चा इसको लिंक करके नहीं पढ़ेगा ना उसको अमेंडमेंट समझ भी नहीं आएगी। ठीक है ना? अब देखो क्या लिखा हुआ है। The listed entity may on its initiative also confirm and deny the reported event and information to the stock exchange, provided that top 100 and top 250 listed company with effect from the date specified by the SEBI, date specify हो चुकी है, shall confirm, deny, clarify upon क्या? Material price movement as may be specified by the stock exchange, any reported event। हाँ जी, वो बताएंगे क्या? कंफर्म करेंगे, डिनाई करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे क्या? ये कब करना है इनको? अपॉन मटीरियल प्राइस मूवमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि इस कंडीशन में इनको क्या करना पड़ेगा? कंफर्म, डिनाई, क्लैरिफाई करना पड़ेगा। किस चीज को? एनी रिपोर्टेड इवेंट या इंफॉर्मेशन। मैंने पहले बोला ये जो भी मूवमेंट आई होगी क्या वो किसी इवेंट या किसी इंफॉर्मेशन की वजह से आएगी? आपको उस इवेंट, उस इंफॉर्मेशन को या तो कंफर्म करना पड़ेगा, डिनाई करना पड़ेगा या क्लैरिफाई करना पड़ेगा। कहां पर? मीडिया के अंदर, विच इज नॉट जनरल इन नेचर। याद रखना, विच इज नॉट जनरल इन नेचर का मतलब है, सिंपल सी बात है भैया, ये इवेंट, ये इंफॉर्मेशन जो आई है इसको हम जनरल इंफॉर्मेशन नहीं मान रहे। जनरल क्यों नहीं मान रहे? सुन लो ध्यान से। एक्चुअली बिना जनरल इंफॉर्मेशन इसको नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से आप कह सकते हो इसके साथ कोई प्रूफ अटैच्ड नहीं है। समझ आई? इसके साथ क्या अटैच नहीं है? प्रूफ अटैच नहीं है। इसी देखो एक बात बताओ, क्या यूट्यूब पे हर जगह पे डेली कुछ ना कुछ फेक न्यूज आ जाती है?
है ना। तो आप मुझे बताओ, ये जो फेक न्यूज आती हैं जिसके साथ कोई प्रूफ अटैच नहीं होता, उनको वो कहता है हम इंफॉर्मेशन नहीं मानते, उसको हम क्या मानते हैं, र्यूमर मानते हैं, है ना। उसको हम क्या मानते हैं, र्यूमर्स मानते हैं। तो वो बेसिकली यही कह रहा है कि ये सारी की सारी जो है ना र्यूमर्स मानी जाएंगे, नॉट जनरल इन नेचर, विच इंडिकेट दैट र्यूमर ऑफ इम्पेंडिंग स्पेसिफिक इवेंट। इम्पेंडिंग का मतलब होता है अनफेवरेबल, ठीक है जी, इज सर्कुलेटिंग अमंग द इन्वेस्टिंग पीपल एज सुन एज रीजनेबली पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 24 घंटे फ्रॉम द ट्रिगर ऑफ द मटेरियल प्राइस मूवमेंट। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, देखो इतना तुम पढ़ो ना परेशान हो जाओगे। तो आप मुझे बताओ, कंपनी को 24 घंटे के अंदर क्या करना है। जब वो प्राइस मूवमेंट आया था, जैसे ही वो प्राइस मूवमेंट ट्रिगर हुआ था, उसके 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है बेटा, कंफर्म, डिनाई, क्लैरिफाई। किसको, किसको कंफर्म, किसको डिनाई, किसको क्लैरिफाई। सर उस इवेंट, उस इंफॉर्मेशन को, उस इवेंट, उस इंफॉर्मेशन को आप या तो कंफर्म कर दो, या क्लैरिफाई कर दो, या फिर डिनाई कर दो, ठीक है ना। ये कौन सी इवेंट, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि इन जनरल नेचर की नहीं है। इन जनरल क्यों नहीं है, क्योंकि ये किसी की प्रूफ के साथ अटैच्ड नहीं है, ठीक है। अमंग, जो कि सर्कुलेट हो रही है किसमें, पब्लिक में, जितनी जल्द से जल्द हो सके, और ये नॉट लेटर देन 24 घंटे। क्या यहां तक हमें समझ में आ गया, यस और नो, सिंपल। ठीक है सर। सर आप ये कह रहे हो ना कि अगर मान लो किसी तरह का कोई भी मटेरियल प्राइस मूवमेंट आ रहा है ना, और सेबी को ऐसा लगता है कि यहां पर कंपनी को अपना पक्ष रखना चाहिए, 24 घंटे के अंदर उनको वो पक्ष रखना पड़ेगा कि जिस इवेंट, जिस इंफॉर्मेशन की वजह से वो प्राइस मूवमेंट आई है, क्या आप उसको कंफर्म करते हो या उसको डिनाई करते हो, या डू यू वांट टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, यू हैव टू गिव विद इन 24 आवर्स फ्रॉम ट्रिगर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। सर अगर ऐसा कर दिया, अब देखो यहां पर क्या अमेंडमेंट्स आ रही है। ये जो लिखा है ना, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की वजह से सारे चैप्टर्स में अमेंडमेंट आ गई। देखो क्या, अगर ऐसा प्रोवाइडेड फर्दर, अगर लिस्टेड एंटिटी ने कंफर्म कर दिया विद इन 24 घंटे फ्रॉम द ट्रिगर ऑफ मटेरियल प्राइस मूवमेंट एनी रिपोर्टेड इवेंट या इंफॉर्मेशन ऑन विच प्राइसिंग नॉर्म्स, अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया, ये हमने उनको कहा था 24 घंटे में आप कंफर्म, डिनाई या क्लैरिफाई कर देना। अगर आपने कंफर्म कर दिया, अगर आपने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो सुन लो अब वो क्या कह रहा है। इतनी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में बताया तो वो कहता है सर, सैस्ट रेगुलेशन 8 के अंदर जब हम प्राइस निकालते थे तो हम वी वैप निकालते थे वी वैप, हाँ। और वी वैप निकालते समय हम लोग वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालते थे, और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालते समय सुन लो, हम उस प्राइस को इग्नोर कर देंगे। कौन सा वाला प्राइस, जो कि एज अ रिजल्टेंट ऑफ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन आया था। समझो मेरी बात को यार। देखो कई बार क्या होता है कि मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से शेयर 3,000 के बदले में एकदम से 2,200 का हो गया, और 10 दिन में वो वापस 3,000 का हो गया। अगर सोचो वी वैप में अगर वो 2,200 शेयर का प्राइस ले लिया गया, तो आपको नहीं लग रहा कि प्राइस एकदम से बहुत कम हो जाएगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी में शेयर होल्डर का नुकसान हो जाएगा। सोच के देखो, क्योंकि जब वी वैप निकलता है तो वी वैप में हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, और अगर उस एवरेज के अंदर एक प्राइस में बहुत गिरावट अगर आ जाएगी, तो क्या एवरेज में भी तो गिरावट आएगी, तो नुकसान किसका होगा, शेयर होल्डर का। तो लॉ ने कह दिया भाई देखो ऐसा है, सुन लो ध्यान से, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते समय शेयर होल्डर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम, अगर आप कंफर्म कर रहे हो कि यस वो इवेंट इंफॉर्मेशन में गड़बड़ थी, तो बेटा जी इसका भुगतान शेयर होल्डर नहीं करेगा। तो जब भी आप एग्जिट प्राइस निकालोगे, चाहे आप बायबैक के चैप्टर में निकालो, चाहे आप सैस्ट के चैप्टर में निकालो, बस ध्यान रखना कि उस एवरेजिंग करते समय उस प्राइस को हम इग्नोर कर देंगे जो कि उस मटेरियल प्राइस फॉल की वजह से आया होगा। समझ आ गया, यस। तो ये है जो गवर्नमेंट ने ट्विस्ट लेकर आई। तो गवर्नमेंट ने यहां पे साफ लिख दिया कि भाई देखो ऐसा है, अगर 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 ऐसा होता है तो इसमें दोष शेयर होल्डर का तो नहीं है। तो ऐसे में जहां पर भी सेबी आईसीडीआर लगेगा, यानी कि क्यूआईपी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, हर जगह पे हम क्या निकालते हैं, याद करो क्यूआईपी मैंने सिखाया था पिछले 2 हफ्ते का
वीकली हाई लो का एवरेज, और वीकली हाई लो का एवरेज निकालते समय अगर कोई भी लो प्राइस इस की वजह से आ रहा होगा तो वो लो इग्नोर करना होगा, ये लॉ कह रहा है। समझ आया? यस। तो इस कहां पे सेबी आईसीडीआर में, वो कहां पे होगा? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और क्यूआईपी में। सैस्ट के अंदर या बायबैक के अंदर कहीं पर भी अगर वो आ रहा होगा तो हमें क्या करना है सर? सुन लो ध्यान से, हमें वो प्राइस जो होगा वो एक्सक्लूड करना है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कहता है जो भी प्राइस होगा ना, दैट मे बी द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ड्यू टू मटीरियल प्राइस मूवमेंट एंड कंफर्मेशन मे बी एक्सक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शन। यानी कि हम उस लोएस्ट प्राइस को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने ले लिया तो सर एवरेज प्राइस गिर जाएगा, और गिरते ही क्या शेयर होल्डर को नुकसान हो जाएगा। आई होप जितने बच्चों को नहीं समझ आया मैं यहां पे बता देता हूं। सोचो, मान लो मेरे को 4 दिन का एवरेज निकालना है, तो 3,000, 3200, 3100 और मान लो 2950। एक तरीका तो ये था। और अगर सोचो इनमें एक प्राइस 2000 आ जाए, अब एवरेज निकालो, तो शेयर होल्डर को यहां पे नुकसान नहीं हो रहा। तो शेयर होल्डर क्या चाहता है? सर ये मेरी गलती नहीं थी, इस 2000 वाले प्राइस को हटाओ, क्योंकि ये वाला जो प्राइस है ये मटेरियल प्राइस मूवमेंट बिकॉज ऑफ एनी इवेंट इंफॉर्मेशन जो कि कांड कंपनी ने करा था, और कंपनी ने 24 घंटे में आके खुद इसको कंफर्म कर दिया है। तो भैया फिर मेरी गलती कहां पे है? तो आप एवरेज निकालते समय ये वाला प्राइस मत लेना जो कि ड्यू टू दैट मटेरियल प्राइस मूवमेंट आया है। समझ आ गया सर? क्रक्स क्रक्स क्रक्स। जस्ट 1 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं इसको, क्योंकि इसके बाद कुछ अमेंडमेंट है ही नहीं है। ठीक है ना? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जगह जगह पे क्या अमेंडमेंट आई? क्यूआईपी में, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, सैस्ट में, बायबैक में, चारों चैप्टर में अमेंडमेंट क्या आई कि जब भी हम प्राइस निकालेंगे तो वी विल एक्सक्लूड द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर जो कि ड्यू टू मटीरियल प्राइस मूवमेंट अराइव हुआ होगा। कब? अगर कंपनी 24 घंटे के अंदर कंफर्म कर देती है उस इवेंट, उस इंफॉर्मेशन को जो सर्कुलेट हो रही है किसके बीच में? एज अ र्यूमर अमंग्स द इन्वेस्टर। तो हम उस प्राइस को एवरेज निकालते समय नहीं लेंगे। बस इतना सा लॉ में हर चैप्टर में लिख दिया गया। ठीक है ना? और ये पॉइंट कहां से आया? एलओडीआर से निकल कर आया। एलओडीआर ने लिस्टिंग ऑब्लिगेशन यानी कि कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दिया कि भाई देखिए ऐसा है, अगर कोई भी इस तरह की गड़बड़ें हो रही हैं तो सर आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, आपको डिनाई करना पड़ेगा, या आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो इवेंट, वो इंफॉर्मेशन, वो र्यूमर की तरह जो फैल रही है वो या तो सच है या वो झूठ है, या उसके ऊपर आपको अपनी क्लैरिफिकेशन दे। लेकिन अगर आपने उसको बोल दिया कि वो सच है तो सर इसका मतलब शेयर होल्डर का उसमें कोई दोष नहीं है। और ऐसे में जब भी आप किसी भी शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे तो एवरेजिंग करते समय, वी वैप निकालते समय आप वो वाला प्राइस, पर्टिकुलरली वो वाला प्राइस जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट की वजह से गिर गया था, उसको आप कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। क्या सबको समझ में आ गया? यस और नो बोल दो मेरे बच्चे। अब देखो, जब आप सैस्ट पढ़ोगे ना तो सैस्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने साफ देखो क्या लिखा हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। अब कुछ पढ़ना ही नहीं ना, क्योंकि देखो यही तो प्रॉब्लम है, समझना। जिसने समझ लिया, इट इज प्रोवाइडेड दैट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफर प्राइस अंडर रेगुलेशन 8, determination of price of equity share under regulation 9, the effect of the price of the equity share of the target company due to material price movement and confirmation of reported event may be excluded। हाँ जी, अंडर रेगुलेशन 3011 ऑफ एलओडीआर। देखो टेक ओवर में एलओडीआर का 3011 का जिक्र कर दिया गया। क्या सबको क्लियर है? बोलो बेटा। सेम उन्होंने यहां पे इंसर्शन कर दिया रेगुलेशन 8 सब रेगुलेशन 17, जिसमें ये क्लैरिफाई कर दिया गया। ऐसी जब हम बायबैक का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी सेम यही चीज एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी गई है। ठीक है जी, वहां पर इन्होंने इंसर्शन कर दिया रेगुलेशन 19 के अंदर। क्या सबको क्लियर हो गया? कम ऑन यार, इतना बढ़िया तुम्हारे को यार। देखो यहां पे भी 3011 ऑफ सेबी एलओडीआर का जिक्र हुआ, वहां पर भी 3011 ऑफ सेबी एलओडीआर का जिक्र हुआ। क्या यहां तक क्लियर है?
तो हमारा टेक ओवर में अमेंडमेंट इसी की वजह से आई, बायबैक की अमेंडमेंट इसी वजह से आई, क्यूआईपी की अमेंडमेंट इसी वजह से आई, और प्रेफरेंशियल इशू की अमेंडमेंट भी इसी वजह से आई, जस्ट बिकॉज ऑफ मटेरियल प्राइस मूवमेंट। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। एक लास्ट 1 मिनट की अमेंडमेंट है, वो सुनो क्या। एक्चुअली में ना, जब आप इसी की वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग में भी अमेंडमेंट आई है। देखो कैसे, जब हम यूपीएसआई बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि जनरली नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक। अब जनरली अवेलेबल की डेफिनेशन क्या होती है, वो रेगुलेशन इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर 21E में दी हुई है। उसमें क्या लिखा था मैं आपको बताता हूं। जनरली अवेलेबल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो कि एक्सेसिबल टू द पब्लिक ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। मतलब जो इंफॉर्मेशन पब्लिक को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे मिलती है वो जनरल अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन शैल नॉट इंक्लूड अनवेरिफाइड इवेंट और इंफॉर्मेशन। ये वही इवेंट, वही इंफॉर्मेशन जिसकी बात हो रही है, हिंडनबर्ग की बात हो रही है। हिंडनबर्ग की कोई भी इवेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि अभी भी क्या है, अनवेरिफाइड है। कब तक अनवेरिफाइड है? जब तक 24 घंटे के अंदर कंपनी उसको कंफर्म नहीं कर देती, क्या वो अनवेरिफाइड है? तो ऐसी इवेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अनवेरिफाइड है, चाहे वो यूट्यूब पे आ रही हो, चाहे वो किसी भी पब्लिक मीडिया में आ रही हो, चाहे वो किसी भी प्रिंट मीडिया में आ रही हो, सर उसको हम जनरल अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं मानते हैं। इसको हम क्या नहीं मानते? जनरल अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं मानते। इट्स अ काइंड ऑफ यूपीएसआई। कब तक? कब तक? जब तक कंपनी उसको कंफर्म ना कर दे। क्या समझ आ गया? जब तक कंपनी उसको कंफर्म ना कर दे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ठीक है सर, ठीक है सर। सो दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आई एम होपिंग फॉर सब कुछ क्लियर हो गया सर। 2 मिनट के अंदर सर सारी अमेंडमेंट एक बार रिवाइज करा दो ना। देखो आराम आराम से देखो। पहला, हमारा बीटा वर्जन आया T+1 से T+0, खत्म। लिस्टिंग T+6 से T+3 हो गया। ठीक है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में पहले 5 लोग डाल सकते थे, अब 2 और हो गए। पहला, नॉन इंडिविजुअल जो कि पब्लिक शेयर होल्डर है, होल्ड करता है एटलीस्ट 5% ऑफ दी पोस्ट इशू कैपिटल, या फिर एनी एंटिटी, इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल, जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप होता है। खत्म हो गया। ठीक है सर। और इसी की वजह से रेगुलेशन 16 में लॉक इन पीरियड वाला भी अमेंडमेंट आ गया। अब डीओडी का रिटर्निंग एंड रीसबमिशन के ऊपर गाइडलाइंस आ गई। खत्म। सब्सक्रिप्शन पीरियड 3 से 10 और वो एक्सटेंड हो सकता था मिनिमम 3 डे वर्किंग डेज, अब कितना हो सकता है? 1। ठीक है ना। और जो 1% लिस्टिंग फीस वाला था वो पॉइंट ऑमिट हो चुका है। खत्म। क्यूआईपी और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की प्राइसिंग निकालते समय कोई भी प्राइस जो कि ड्यू टू मटीरियल, बोलो, मटीरियल प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से जिसको कंपनी कंफर्म कर देती है, अगर आ रहा होगा तो उसको, किसी भी इवेंट या इंफॉर्मेशन को जिससे कंफर्म्ड बाय द कंपनी, तो उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, उस प्राइस को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। खत्म। ठीक है सर, ये हो गया। आरएमसी के अंदर पहले 180 दिन का टाइम लिमिट था 2 मीटिंग्स के लिए, अब 210 दिन हो गया। ठीक है सर। फिर उसके बाद हमारा 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 सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया गया, और जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स के अंदर अब एलिजिबल इन्वेस्टर्स अलाउ किए जाएंगे। एलिजिबल की डेफिनेशन नहीं है, एलिजिबल बस वर्ड आ गया है। आई एम श्योर एलिजिबल के अंदर अब रिटेल इन्वेस्टर को भी डाल दिया जाएगा। खत्म। ठीक है सर। फिर उसके बाद 3011 के अंदर अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया आपको टॉप 100 टॉप 50 कंपनीज के लिए मैंडेट है कि आप लोगों को बताना पड़ेगा किसी भी र्यूमर के बारे में, 24 घंटे के अंदर आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा। और वो डेट्स पहले कुछ और थी, अब थोड़ा डेफर हो चुकी है। ठीक है। और अगर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ ये र्यूमर, ये जो इवेंट जो इन्फॉर्मेशन की वजह से प्राइस फ्लक्चुएट हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो फिर उसका भुगतान शेयर होल्डर नहीं देगा। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते समय अगर एवरेजिंग करते समय वो प्राइस आएगा तो वो प्राइस कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, ऐसा कहा गया। ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर जनरल अवेलेबल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में से उन इंफॉर्मेशन को हटा दिया गया जो कि अनवेरिफाइड है, इवन दो दे आर अवेलेबल ऑन एनी प्रिंट मीडिया या फिर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और सर ये असाइनमेंट सुन लो ध्यान से, जो मेरा हैंड रिटन वाला असाइनमेंट था वो मैं आपको आपके ग्रुप्स में हर जगह अपलोड कर दूंगा, वो वहां से देख लीजिएगा। रेस्ट ये जो असाइनमेंट है, ये रेगुलेशंस आपको मिल जाएंगी आपकी आईसीएसआई की वेबसाइट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।